यह पॉडकास्ट पूरा सुनने के लिए जिगरा चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो मत सुने। आप चैनल पर दूसरे वीडियो देख सकते हैं। वापसी का रास्ता। रात के करीब 10 बजे का समय था। गांव की सड़कें सुनसान पड़ी थीं। चारों तरफ फैले अंधेरे में बस झींगुरों की आवाज गूंज रही थी और कभी-कभी दूर से कुत्तों का भौंकना सुनाई दे जाता था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जबकि अगस्त का महीना था। उस सुनसान रास्ते पर 4 दोस्त लौट रहे थे। उनके लिए यह सिर्फ एक छोटा सा शॉर्टकट था, लेकिन असल में यही रास्ता उन्हें उस रहस्य तक ले जाने वाला था जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ खड़े थे। उनकी डालियां हवा से हिल रही थीं और बीच-बीच में चरमराती हुई आवाजें निकालती। ऐसा लगता था मानो हर पेड़ अपने अंदर कोई राज छुपाए बैठा है। चारों ने अब तक का सफर हंसी मजाक में गुजारा था, लेकिन इस सुनसान रास्ते पर आते ही उनकी बातें कम हो गईं। माहौल ही कुछ ऐसा था जैसे किसी अनजानी आंखों से घिरे हों। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक सड़क के किनारे एक टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। उस हवेली को देखकर दिल की धड़कनें अनजाने ही तेज हो गईं। ऊंची दीवारें जिन पर समय की मार साफ दिख रही थीं, टूटी हुई खिड़कियां जिनसे अंधेरे के सिवा कुछ नहीं झलकता था। कहा जाता था कि उस हवेली में कभी एक जमींदार का परिवार रहता था, लेकिन उसकी बेटी की रहस्यमयी मौत के बाद से वह जगह वीरान पड़ी है। गांव के लोग तो दिन में भी उस ओर जाने से कतराते थे। उस वीरानी में भी हवेली जैसे जिंदा लग रही थी। खिड़कियों से आती ठंडी हवा के झोंके एक अनजानी फुसफुसाहट की तरह कानों में पड़ते। सड़क पर खड़े उन चारों को ऐसा लगा जैसे हवेली उनकी मौजूदगी को पहचान चुकी हो। धीरे धीरे वातावरण और भारी होने लगा। दिल में एक अजीब सा बोझ उतरने लगा, मानो वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो जो हर पल उनकी हर हरकत को देख रही हो। और तभी अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। वह दरवाजा इतना पुराना और भारी था कि दशकों तक बंद रहने के बाद अपने आप हिल भी नहीं सकता था, लेकिन उस रात उसने खुद उनका स्वागत किया। चरमराती आवाज के साथ जैसे ही वह दरवाजा खुला, भीतर से एक सड़ी हुई गंध बाहर फैली। ऐसा लगा जैसे हवेली ने लंबी नींद से उठकर अपनी आंखें खोल दी हों। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बस हवा की सीटी जैसी आवाजें गूंज रही थीं। दरवाजा खुलते ही लगा जैसे उस अंधेरे मकान ने उन्हें भीतर बुला लिया हो, और फिर सब कुछ अचानक ठहर गया। रात के उस सन्नाटे में हवेली का दरवाजा खुलना कोई साधारण घटना नहीं थी। यह एक इशारा था, एक संकेत कि अब उनका सफर सामान्य नहीं रहेगा। कहानी यहीं से मोड़ लेती है। वो चारों दोस्त यह नहीं जानते थे कि जिस जगह को वे महज एक वीरान हवेली समझ रहे हैं, वहीं से उनकी सबसे डरावनी यात्रा शुरू होने वाली है। हवेली का दरवाजा खुल चुका था। वह दरवाजा जो बरसों से जंग खाकर जकड़ा हुआ था, अचानक अपने आप चरमराकर खुला और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जैसे ही दरवाजा खुला, भीतर से सड़ांध और नमी की गंध बाहर फैल गई। हवा का एक तेज झोंका आया और ऐसा लगा जैसे भीतर छुपा अंधेरा अचानक बाहर निकल आया हो। वे चारों कुछ पल तक दरवाजे पर ही खड़े रह गए। उनके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी, मगर जिज्ञासा डर से कहीं ज्यादा थी। आखिरकार वे हवेली के अंदर कदम रखने लगे। हवेली का आंगन धूल और जाले से ढका था। टूटी हुई ईंटें, बिखरे हुए लकड़ी के तख्ते और जमीन पर फैले सूखे पत्ते, सब जगह वीरानी पसरी हुई थी। लेकिन उस वीरानी में भी लगता था कि कोई हलचल है। दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरें टेढ़ी मेढ़ी होकर गिरी पड़ी थीं। उन तस्वीरों की आंखें मानो अब भी जिंदा हों और भीतर आने वालों को घूर रही हों। अंदर का माहौल बाहर से कहीं ज्यादा डरावना था। जैसे ही वे आंगन से भीतर बढ़े, अचानक हवा का एक और झोंका चला और हवेली के पुराने दरवाजे तेज आवाज के साथ खुद ब खुद बंद हो गए।
चर्रर, धड़ाम, पूरी हवेली गूंज उठी। अब वे फंस चुके थे। हवेली के भीतर का अंधेरा असहनीय था। परछाइयां जैसे दीवारों पर नाच रही थीं। टूटी खिड़की से आती हल्की चांदनी जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थी। हर आवाज डर को और गहरा कर रही थी। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि हवेली के भीतर कोई और भी है। शुरुआत में उन्होंने सोचा शायद यह उनका वहम हो, लेकिन फिर ऊपर से आती धीमी धीमी रुलाई सुनाई दी, जैसे कोई लड़की धीरे धीरे रो रही हो। उस रुलाई में एक दर्द था, एक टीस थी जो दिल को चीरकर अंदर तक उतर रही थी। वे सब वहीं ठिठक गए। उनकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन रुलाई थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। हवेली का हर कोना अब उनकी तरफ बढ़ता हुआ लग रहा था। दीवारों से फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। कभी लगता जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो, कभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती। हर आवाज उनके दिलों की धड़कनें और बढ़ा रही थीं। वे धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़े। सीढ़ियां जर्जर थीं, हर कदम पर चरमराती। जैसे ही वे पहली मंजिल पर पहुंचे, सामने एक लंबा गलियारा था। गलियारे के आखिर में एक कमरा था और उसी कमरे से वह रुलाई आ रही थी। गलियारे की दीवारों पर टूटी हुई फोटो फ्रेम लटकी हुई थीं। धूल से भरी तस्वीरों में एक ही चेहरा बार बार नजर आ रहा था, एक युवा लड़की का। उसकी आंखों में अजीब उदासी थी और मुस्कान आधी अधूरी। गलियारे से गुजरते हुए वे सब उस लड़की की तस्वीरों को देखते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे तस्वीरें उनका पीछा कर रही हों। जैसे जैसे वे उस कमरे के पास पहुंचे, रुलाई और साफ होती गई। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उन्होंने भीतर झांका तो देखा एक पुरानी चारपाई पर वही लड़की बैठी है जो तस्वीरों में थी। सिर झुकाए, बाल बिखरे हुए और दोनों हाथों से चेहरा ढका हुआ। उसके आसपास सब कुछ धुंधला था, लेकिन उसकी सिसकियां साफ सुनाई दे रही थीं। वे कुछ कह पाते उससे पहले ही अचानक वह लड़की गायब हो गई। चारपाई खाली पड़ी थी। कमरे में सिर्फ धूल उड़ रही थी। उनकी आंखों के सामने यह सब हुआ, लेकिन कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। कमरे में एक अजीब ठंडक छा गई थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और तभी अचानक वही रुलाई पूरे हवेली में गूंज उठी। हर कमरे, हर दीवार से वही आवाज आने लगी। फिर अचानक सब कुछ थम गया। ऐसा सन्नाटा छा गया कि सांसों की आवाज भी साफ सुनाई देने लगी, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ था। अब कमरे की दीवार पर उभर कर कुछ लिखा दिखाई दिया, जैसे किसी ने खून से लिखा हो, मुझे मुक्त करो। उन सब की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह कोई साधारण हवेली नहीं थी। यहां कोई आत्मा अब भी कैद थी, और उसकी चीख, उसकी गूंज अब उन सबको अपने घेरे में ले चुकी थी। वे सब सोच ही रहे थे कि आगे क्या करें। तभी अचानक तेज झटके से पूरा कमरा हिलने लगा। खिड़कियां जोर जोर से पटकने लगीं, दीवारें चरमराने लगीं और फर्श से अजीब सी धड़कन जैसी आवाज आने लगी। अब उन्हें समझ आ गया था, यह हवेली सिर्फ वीरान इमारत नहीं, बल्कि एक जीवित साया है, और वह साया उन्हें कहीं जाने नहीं देगा। हवेली का दरवाजा जब अपने आप खुला था, तभी से एक अजीब बेचैनी चारों दोस्तों के दिल में घर कर चुकी थी। लेकिन अब जैसे जैसे वे भीतर कदम रख रहे थे, वह बेचैनी डर में बदलने लगी। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। बस उनकी टॉर्च की हल्की रोशनी टूटी फूटी दीवारों और जाले से भरी छत पर पड़ रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते ही लगता जैसे बर्फ सी किसी ने सीने में भर दी हो। चारों तरफ धूल और सीलन की गंध फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो दशकों से यहाँ किसी ने सांस ही नहीं ली हो। फर्श पर बिखरे पड़े लकड़ी के टुकड़े और टूटी फूटी कुर्सियां ये साबित कर रही थीं कि कभी यहाँ शानो शौकत रही होगी। लेकिन अब बस खामोशी, वीरानी और मौत की आहट थी। धीरे धीरे उनकी नजर हवेली की दीवारों पर पड़ी। उन पर अजीब सी नमी थी, जैसे दीवारें जिंदा हों और अंदर से सांस ले रही हों। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही लगा कि नमी के बीच उभरी आकृतियां बदल रही हैं।
कभी वे आकृतियां किसी चेहरे जैसी लगती, कभी किसी हाथ की तरह। लेकिन जैसे ही टॉर्च हटती, वे धब्बे फिर सामान्य दीवार का हिस्सा लगते। कमरे के बीचों बीच एक टूटा हुआ झूमर पड़ा था। उसमें से निकली कांच की किरचें अभी भी हल्की सी चमक रही थीं, जैसे उन पर किसी अदृश्य रोशनी की परछाएं गिर रही हों। पास ही एक अलमारी का दरवाजा अध खुला था। उसकी गहराई से अंधेरा बाहर बह रहा था। अचानक एक झोंका आया, इतना तेज कि टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। दरवाजे की चरमराहट और गहरी हो गई, जैसे हवेली की सांसें तेज हो चुकी हों। और तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक धीमी लंबी आवाज गूंजी। वह आवाज इंसानी नहीं थी, वह कराह थी, लेकिन इतनी भारी कि दीवारें तक कांप उठीं। चारों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उनके पीछे पीछे चल रही हो। वे दौड़कर अगले कमरे में घुसे। वहां का दृश्य और भी भयावह था। कमरे के कोनों में पुराने खिलौने पड़े थे। गुड़िया जिनकी आंखें टूटी हुई थीं, लकड़ी का घोड़ा जिसकी रंगत उतर चुकी थी। धूल से ढके वे खिलौने ऐसे लग रहे थे मानो किसी बच्चे ने अभी अभी उन्हें छोड़कर दौड़ लगाई हो। कमरे में पड़ी एक टूटी खाट पर पुरानी चादर बिछी थी, लेकिन चादर पर गहरे भूरे दाग थे, इतने गहरे कि उन्हें देखना भी मुश्किल था, जैसे किसी ने वहां मौत लिख दी हो। टॉर्च की रोशनी उस खाट से हटकर जब दीवार पर पड़ी, तो वहां उभरे शब्द देखकर उनका खून जम गया। दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, यहां कोई मासूम नहीं बचता। शब्द पुराने खून जैसे दिख रहे थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि जैसे ही टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ी, दीवार पर लिखावट खुद ब खुद और फैलने लगी, जैसे किसी अदृश्य हाथ से ताजा ताजा लिखा जा रहा हो। अब हवेली जिंदा हो चुकी थी। उसका हर कोना, हर दीवार, हर कमरा एक चेतावनी बनकर उन्हें घेर रहा था। कमरे के भीतर अचानक ठंडी हवा और तेज हो गई। टॉर्च बार बार झपकने लगी। और फिर एक क्षण ऐसा आया जब पूरा कमरा एक पल को रोशनी से भर गया। वो रोशनी प्राकृतिक नहीं थी, वह नीली, ठंडी और बेहद डरावनी चमक थी। और उसी चमक में दीवारों से धीरे धीरे आकृतियां बाहर निकलने लगीं। वे आकृतियां इंसानों जैसी थीं, लेकिन चेहरों पर कोई लक्षण नहीं थे, सिर्फ गहरे गड्ढे जैसे खालीपन। वे आकृतियां दीवारों से रिश्ते खून की तरह धीरे धीरे कमरे में उतर रही थीं। चारों दोस्त पीछे हटने लगे, लेकिन उनके पैरों के नीचे लकड़ी का फर्श कराह रहा था। हर कदम पर लगता था कि जमीन उनके नीचे धंस जाएगी। एक पल में पूरा कमरा आकृतियों से भर गया। और तभी अचानक कमरे की एक खिड़की जोर से खुली। बाहर से चांद की हल्की रोशनी भीतर आई। उस रोशनी में दोस्तों ने देखा, कमरे के कोने में वही लड़की खड़ी थी जिसकी मौत की कहानी गांव वाले सुनाते थे। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे, चेहरा आधा छुपा था और वे आंखें खाली नहीं थीं। उनमें गुस्सा था, पीड़ा थी और मौत की कसम जैसी ठंडक थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अब हवेली का अतीत, उसका रहस्य और उसकी अभिशप्त आत्मा उनके सामने थी। और बाहर निकलने का रास्ता जैसे हमेशा के लिए बंद हो चुका था। लड़की की परछाई जब कमरे की दीवारों से अलग होकर सामने आई, तो हवेली का हर कोना और भी अंधेरा लगने लगा। चारों दोस्तों की सांसें इतनी भारी हो चुकी थीं कि उनके कानों में खुद की धड़कनें गूंज रही थीं। लड़की की आंखें स्थिर थीं, लेकिन उनमें अजीब सी चुभन थी, जैसे वह सिर्फ देख ही नहीं रही थी, बल्कि भीतर तक उतरकर उनकी आत्मा को पढ़ रही हो। उसके पैरों की आहट नहीं थी, लेकिन उसके चलते ही फर्श पर दरारें पड़ रही थीं, जैसे जमीन भी उस बोझ को सहन नहीं कर पा रही हो। कमरे में मौजूद गुड़िया एक एक करके गिरने लगीं। उनकी टूटी हुई आंखें धीरे धीरे चमक उठीं और उन चमकती आंखों से निकली हल्की रोशनी सीधी दोस्तों पर टिक गई। अब ऐसा लग रहा था कि वे खिलौने भी उन्हें घूर रहे हों। अचानक खिड़की से आती चांदनी और तेज हो गई।
लेकिन उस रोशनी में लड़की का चेहरा साफ नजर आया। वह चेहरा इंसानी तो था, लेकिन अजीब सा खिंचा हुआ, जैसे किसी ने उसकी चमड़ी को जबरदस्ती फैलाकर हड्डियों पर चढ़ा दिया हो। होंठ नीले और आंखों के नीचे गहरी काली रेखाएं। उसके हाथ धीरे धीरे ऊपर उठे और तभी दीवारें कराह उठीं, जैसे हवेली खुद उस इशारे के सामने झुक रही हो। दीवारों से फिर वही शब्द उभरने लगे, यहाँ कोई मासूम नहीं बचता। इस बार खून की ताजा धार के साथ कमरा अचानक कांप उठा। छत से धूल झड़ने लगी, झूमर की टूटी किरचें हवा में उठकर गोलाई में घूमने लगी। वे इतनी तेज घूम रही थीं कि किसी भी पल किसी के शरीर को चीर सकती थीं। दोस्त पीछे हटना चाहते थे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उस पर ताले नहीं थे, लेकिन वह हिल तक नहीं रहा था, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से पकड़कर उसे जकड़ लिया हो। लड़की धीरे धीरे उनके बीच आकर रुक गई। उसकी आंखों से अचानक खून बहने लगा, लेकिन वह खून जमीन पर गिरा ही नहीं, हवा में लटक गया और फिर धुएं की तरह फैलकर चारों दोस्तों को घेरने लगा। उस धुएं की गंध असहनीय थी। उनमें से एक लड़का अचानक जोर से खांसने लगा, लेकिन खांसते खांसते उसकी आंखें लाल पड़ गईं। उसकी नाक से खून बहने लगा। बाकी तीनों घबरा उठे। वे उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन उनके हाथ जैसे जकड़ गए, मानो हवा ही उन्हें कैद कर रही हो। और तभी लड़की ने एक लंबी चीख मारी। वह चीख इतनी तीखी थी कि दीवारों पर लटके पुराने कैलेंडर और तस्वीरें गिर पड़ीं। खिड़कियों के शीशे चटक गए। उस चीख के बाद कमरे में सन्नाटा पसर गया, लेकिन वह सन्नाटा सामान्य नहीं था। उसमें भी धड़कनें थीं, सांसों की गूंज थी और फुसफुसाहटें थीं। फुसफुसाहटें धीरे धीरे साफ होने लगीं। भागो, अब भी वक्त है। रुको, सजा पूरी नहीं हुई। तुम्हें यहाँ आना ही क्यों था? चारों के कानों में अलग अलग आवाजें पड़ रही थीं, जैसे हर एक के लिए हवेली ने अलग अलग डर तैयार किया हो। कमरे की दीवारें अब और भी बदल चुकी थीं। उनमें से कुछ हिस्से पिघलने लगे थे, जैसे दीवारें मोम की बनी हों, और उन पिघलते हिस्सों से इंसानी हाथ बाहर निकल रहे थे। सैकड़ों हाथ जो हवा में तड़प रहे थे, पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब हवेली की असली शक्ल सामने आने लगी थी। यह सिर्फ ईंट पत्थरों की इमारत नहीं थी, यह एक जिंदा कैद खाना थी, जिसमें फंसने वाला कभी लौट नहीं पाता। अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बाहर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी किसी की परछाई खड़ी थी। वह लड़की नहीं थी, बल्कि कोई और, लंबा दुबला पतला आदमी। उसके चेहरे पर चमकते दांत और गहरी काली आंखें थीं। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया और इशारा किया, बाहर आओ। दोस्तों ने सोचा शायद यही बच निकलने का रास्ता है। वे दरवाजे की ओर भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, फर्श नीचे से फट गया। वे चारों चिल्लाते हुए अंधेरे में गिर पड़े। नीचे गिरते हुए उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी गहरे कुएं में उतर रहे हों, लेकिन यह कुआं पानी का नहीं था। यह था अंधेरे का, जिसमें चीखों की गूंज सुनाई दे रही थी। वे गिरते गिरते एक पुराने तहखाने में आ गिरे। तहखाना बेहद बड़ा था। चारों ओर लोहे की जंजीरें, ताले और दीवारों पर उकेरे गए अजीब निशान। और उस तहखाने के बीचों बीच वही लड़की फिर से खड़ी थी। इस बार उसके हाथों में एक जली हुई मोमबत्ती थी, लेकिन वह मोमबत्ती हवा से नहीं बुझ रही थी। उसकी लौ नीली थी और लौ की रोशनी में चारों दोस्तों की परछाइयां दीवारों पर लंबी होकर अजीब आकृतियों में बदल रही थीं। अब खेल शुरू हो चुका था, और इस खेल का नाम था साया। तहखाने का सच, तहखाने की हवा गाढ़ी थी, इतनी भारी कि हर सांस किसी बोझ की तरह लग रही थी। चारों दोस्त हांफते हुए उठे, लेकिन उठते ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके पैरों के नीचे जमीन ठंडी नहीं थी। वह जमीन धड़क रही थी, जैसे किसी जिंदा दिल पर खड़े हों। नीली लौ वाली मोमबत्ती हाथ में लिए लड़की ने बिना कहे उनकी ओर देखा। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। इसके बजाय
उनकी आंखों में सीधे अजीब सी छवियां उतरने लगीं। पहले दोस्त को दिखा, उसकी माँ रो रही है, लेकिन माँ का चेहरा आधा पिघल चुका है। वह उसे पुकार रही है, लेकिन जुबान बाहर लटक रही है। दूसरे दोस्त ने देखा, वह खुद अपने घर के बाहर खड़ा है, लेकिन दरवाजे के पीछे उसकी लाश लटकी हुई है। तीसरे दोस्त को अपने बचपन का कमरा नजर आया, जहां दीवार पर बैठी काली परछाई उसे खून से लिखा नाम दिखा रही थी। और चौथे दोस्त को अपने ही हाथों में खून से सना चाकू नजर आया, और सामने उसका सबसे करीबी दोस्त गला दबाकर मरता हुआ। सभी ने एक साथ आंखें झपकाईं और दृश्य गायब हो गए, लेकिन दिल की धड़कनें अब तेज हो चुकी थीं। अचानक तहखाने की दीवारें कांप उठीं, लोहे की जंजीरें एक साथ हिलने लगीं। आवाज इतनी भयानक थी कि कानों के पर्दे फटने लगे। उन जंजीरों से धीरे धीरे इंसानी आकृतियां निकलने लगीं। उनकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरी खो। उनके मुंह खुले थे, जैसे चीखना चाहते हों, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी। लड़की ने मोमबत्ती जमीन पर रख दी। लौ और भी ऊंची हो गई, और जैसे ही लौ भड़क उठी, तहखाने के फर्श पर उकेरे गए निशान लाल चमकने लगे। अब यह जगह किसी जादुई मंडल जैसी दिखने लगी थी। हवेली का हर रहस्य यहीं कैद था। चारों दोस्तों ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पीछे जाते ही उनके कदमों में जंजीरें उलझने लगीं, मानो जमीन खुद उन्हें बांध रही हो। तभी अचानक तहखाने का कोना फट गया। वहां से ठंडी हवा नहीं, बल्कि धुआं उठा। उस धुएं में इंसानी चेहरे थे। हर चेहरा चीख रहा था, हर चेहरा दर्द में तड़प रहा था। और उन चेहरों में से एक चेहरे को देख वे सब जड़ हो गए। वह चेहरा उनके उस दोस्त का था जो इस सफर पर आने से मना कर रहा था। वही दोस्त जिसने हवेली के बारे में चेतावनी दी थी। उसका चेहरा धुएं में फंसा चीख रहा था, तुम नहीं समझे, मैंने रोका था, अब कोई बच नहीं पाएगा। चारों सिहर उठे। अब उन्हें एहसास हो गया था कि यह खेल महज डराने के लिए नहीं था। यह हवेली आत्माओं को खींचकर हमेशा के लिए कैद कर लेती थी। तभी लड़की की आवाज गूंजी, पहली बार, धीमी, टूटी हुई, लेकिन साफ। यह जगह बलिदान मांगती है, एक जिंदा बलिदान। तभी कोई लौट सकता है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। दोस्त एक दूसरे को घूरने लगे। डर धीरे धीरे शक में बदल रहा था। क्या इनमें से किसी को मरना होगा? क्या यही हवेली का सच है? जंजीरें और कसने लगीं। लोहे के छल्ले खुद ब खुद उनके हाथों और पैरों में लिपट गए। वे तड़पने लगे। लड़की धीरे धीरे मोमबत्ती के पास झुकी और उसकी लौ में फूंक मारी। लौ बुझ गई। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया, लेकिन अंधेरे में भी उनकी आंखें खुली रह गईं, क्योंकि अब वे अकेले नहीं थे। सैकड़ों परछाइयां उनके चारों ओर खड़ी थीं। हर परछाई उसी हवेली के पुराने कैदियों की थीं, और हर परछाई अपने अगले शिकार की तलाश में। शक की दरार अंधेरे में सब कुछ थम गया, लेकिन उस सन्नाटे की अपनी एक आवाज थी, भारी, दबाने वाली। चारों दोस्त अब जंजीरों में बंधे थे। सांसें तेज हो चुकी थीं। अचानक कहीं से मोमबत्ती की बुझी लौ फिर से जल उठी, लेकिन इस बार नीली नहीं, खून जैसी लाल। उस लाल रोशनी में उनके चेहरे साफ नजर आने लगे, और पहली बार उनमें से एक ने धीरे से कहा, अगर यहां से निकलने के लिए बलिदान चाहिए तो हमें चुनना होगा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्दों ने बाकी तीनों के दिल में डर को शक में बदल दिया। क्या पागल हो गए हो? दूसरे ने चीखा। हम सब मिलकर निकल सकते हैं। हवेली चाहती क्या है ये पहले समझो। लेकिन तीसरे ने धीरे से कहा, अगर लड़की सच कह रही है तो अगर हमें बचने के लिए किसी एक को देना पड़े। सन्नाटा और भारी हो गया। तभी तहखाने की दीवार से वही चेहरों वाला धुआं दोबारा निकलने लगा। इस बार उन चेहरों में पुराने जमाने के लोग थे। कुछ सैनिक, कुछ औरतें, कुछ बच्चे। सबकी आंखों में दर्द था, लेकिन होंठ हिल रहे थे, मानो कह रहे हों, एक एक
एक। जैसे पूरा तहखाना बार बार वही शब्द दोहरा रहा था, एक की कुर्बानी, एक की कुर्बानी। अब शका और गहरा गया। अचानक पहला दोस्त तड़पने लगा। उसके हाथ पैरों में बंधी जंजीरें कसती जा रही थीं। उसकी गर्दन पर नीले निशान उभरने लगे। मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता, बचाओ। बाकी तीनों उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगे। तभी लड़की ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे पास समय बहुत कम है, एक को चुना जाएगा, चाहे तुम खुद करो या हवेली। उसकी आंखें लाल रोशनी में चमक रही थीं। अब हवा भारी नहीं रही थी, हवा खून जैसी लग रही थी। सांस लेते ही बदन में जलन फैल रही थी। ये हवेली खेल रही है हमसे, दूसरे दोस्त ने कहा। ये चाहती है कि हम एक दूसरे पर शक करें ताकि हम खुद अपनी मौत चुन लें। लेकिन अगर सच में ऐसा है तो, तीसरे ने धीमी आवाज में कहा, अगर हम किसी को बलिदान नहीं करेंगे तो हवेली हम सबको ले लेगी। उनकी आंखें अब एक दूसरे पर ठहरने लगीं। दोस्ती और भरोसा दरारों में बदल रहा था। तभी लाल रोशनी अचानक फैल गई और चारों के सामने जमीन पर एक पुराना आईना उभर आया। उस आईने में उनका प्रतिबिंब नहीं था, उसमें दिख रहा था चारों दोस्त। लेकिन एक एक कर उनकी गर्दनें कट रही थीं। हर बार खून की धार फूटती और बाकी तीन जिंदा रहते। हर बार कोई न कोई मर रहा था और आईना मानो यही कह रहा था, एक की मौत, तीन की जिंदगी। अब सबके चेहरे पीले पड़ चुके थे। मैं नहीं मरूंगा, पहला दोस्त चीखा। उसकी आंखों में डर से ज्यादा गुस्सा था। अगर बचने का यही तरीका है तो मैं खुद चुनूंगा कि कौन मरेगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि हवेली की दीवारें गूंज उठीं। बाकी तीनों डर के मारे चुप थे। जंजीरें धीरे धीरे ढीली हो रही थीं, जैसे हवेली खुद देखना चाहती हो कि वे क्या चुनते हैं। चारों आजाद हुए, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। अब यह हवेली का खेल नहीं, यह उनका अपना खेल था। लड़की धीरे धीरे पीछे हट गई और मोमबत्ती को जमीन पर रख दी। उसकी आंखें ठंडी और खाली थीं। उसने बस इतना कहा, अब फैसला तुम्हारा है। चारों दोस्त अंधेरे तहखाने में खड़े थे। हवा में खून की गंध, कानों में गूंजती फुसफुसाहट। एक की कुर्बानी और उनके बीच अब भरोसा नहीं बचा था। तहखाने में खून की धार अब और चौड़ी हो चुकी थी। लाल लकीर पूरे फर्श पर फैलकर चारों दोस्तों के पैरों तक पहुंच रही थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उनकी आत्मा खींच लेना चाहती हो। दीवारों पर वही आवाज गूंज रही थी, एक एक एक। काले साए की आकृति बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आंखों में लाल अंगारे और गहरे हो गए। उसने धीरे से कहा, मैं देख रहा हूं कौन सबसे पहले टूटेगा। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। अजय अब भी इमरान को पकड़कर चीख रहा था, ये ही है बलिदान, यही हवेली चाहती है। इमरान ने झटके से उसका हाथ छुड़ाया और गरज उठा, अगर हवेली चाहती है तो हवेली खुद बताए, मुझे किसी का इल्जाम मंजूर नहीं। इतना कहते ही उसने खून की धार की तरफ इशारा किया। देखो, ये खून किसी की तरफ बढ़ेगा। राज कांपते हुए बोला, अगर सच में ऐसा हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते। कमरा अचानक कांप उठा। लाल खून जमीन पर गोलाकार घूमने लगा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे बुलाया हो। फिर धीरे धीरे वो खून एक पतली सी लकीर बनाकर बढ़ने लगा और सीधा सागर की तरफ रुक गया। सागर की आंखें फैल गईं। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, ये झूठ है, हवेली मुझे फंसाना चाहती है। अजय ने तुरंत कहा, तुम ही हो बलिदान, अब बचकर मत निकलना। इमरान ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, शायद अब सच सामने आ गया है। सागर घबराकर पीछे हटने लगा। उसके पैरों के नीचे खून और फैलता जा रहा था। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? हवेली चाहती है कि हम आपस में मरें। ये खून मेरी तरफ इसलिए आया क्योंकि मैं सबसे कमजोर हूं। वो जानती है कि तुम लोग मुझे मार दोगे। राज ने धीरे से कहा, शायद यही सच है। हवेली वही चुनती है जिसे सबसे आसानी से तोड़ा जा सके। सागर की आंखों से आंसू बहने लगे।
राज, तू मेरा दोस्त है ना? तू तो समझेगा, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा ले प्लीज। लेकिन तभी काले साए ने अपनी लंबी उंगली सागर की तरफ उठाई। समय आ गया है। कमरे में अचानक अंधेरा भर गया। सिर्फ मोमबत्ती की हल्की लौ कांप रही थी और फिर सागर का शरीर जमीन से ऊपर उठ गया। उसकी चीख गूंज उठी, बचाओ, मुझे छोड़ दो। उसके हाथ पैर हवा में तड़प रहे थे। उसकी गर्दन पर धीरे धीरे खून की लाल लकीर खींचने लगी, जैसे किसी अदृश्य हथियार ने उसे चीर दिया हो। अजय, राज और इमरान ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हवा का दबाव इतना था कि वे आगे बढ़ ही नहीं पाए। सागर की आंखें बाहर निकल आईं, उसकी चीखें थमने लगीं और फिर उसके गले से सरकती हुई खून की धार तहखाने के फर्श पर गिर गई। कुछ ही पलों बाद उसका शरीर जमीन पर आ गिरा, बिल्कुल बेजान। चारों में से अब सिर्फ 3 बचे थे। हवेली में एक ठंडी हंसी गूंजी। पहला बलिदान पूरा हुआ। अजय, इमरान और राज अब हक्का बक्का खड़े थे। उनके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, 3 3 3। अब सवाल ये था, क्या बलिदान यहीं खत्म होगा या हवेली और भी खून चाहेगी? सच का पर्दा। सागर की मौत के बाद तहखाने में भारी सन्नाटा छा गया। अजय, राज और इमरान के कानों में बस वही गूंज रही थी, 3 3 3। तीनों के चेहरे पर डर और पसीना साफ झलक रहा था। इमरान ने कांपती आवाज में कहा, अब ये हमें छोड़ने वाली नहीं, अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। अजय ने गुस्से से दीवार पर मुक्का मारा, नहीं, हम हवेली को जीतने नहीं देंगे। अगर हम में से किसी को भी और मारा गया तो सब खत्म हो जाएगा। हमें इसके पीछे का सच जानना ही होगा। राज बुरी तरह से घबराया हुआ था। उसने थरथराते हुए कहा, लेकिन अगर हवेली हमें सच में खत्म करना चाहती है तो हम क्या कर सकते हैं? ये जगह हमारी समझ से परे है, हमें बाहर निकलना होगा। अजय ने धीरे से सिर हिलाया, बाहर निकलना अब नामुमकिन है। इतना कहते ही तहखाने की दीवार अचानक टूट गई। अंदर से एक अंधेरा रास्ता खुला। उस रास्ते से ठंडी हवा और फुसफुसाहटें आने लगीं। आओ, सच देखो। तीनों मजबूरी में उस रास्ते की तरफ बढ़े। अंदर जाते ही उन्होंने देखा, दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे। चित्रों में लोगों को बलिदान चढ़ाते दिखाया गया था और हर बलिदान के बाद दीवार पर एक नया नाम खुदा होता था। अजय ने कांपती उंगली से दीवार की ओर इशारा किया, ये देखो, दीवार पर हाल ही में खुदा एक नाम लिखा था, सागर। इमरान की आंखें फैल गईं। मतलब ये हवेली सिर्फ बलिदान नहीं लेती, ये आत्मा को कैद भी कर लेती है। राज ने धीरे धीरे पीछे हटते हुए कहा, और अगला नाम शायद हम तीनों में से किसी का होगा। तभी पीछे से फिर वही काला साया उभर आया। उसकी हंसी गूंजी, तुम्हें सच चाहिए था ना, तो देखो। उसके इशारे से दीवार हिली और अचानक सामने एक बड़ा दर्पण प्रकट हुआ। उस दर्पण में तीनों दोस्त अपनी असली शक्ल नहीं, बल्कि अपने सबसे बुरे पापों को देख रहे थे। अजय ने देखा, वो अपने बचपन के दोस्त को धोखा देकर उसके हिस्से की जमीन हड़प रहा था। राज ने देखा, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर उसे अकेलेपन की मौत के लिए मजबूर किया। इमरान ने देखा, वो किसी मासूम को फंसाकर जान से मार रहा था। राज चिल्लाकर बोला, ये झूठ है, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। काले साए ने कहा, सच वही होता है जिसे तुमने दबाया हो, हवेली उसे कभी नहीं भूलती। इमरान की सांसें तेज हो गईं। मतलब ये हवेली हमें हमारे पापों की सजा दे रही है। अजय ने दांत भींचते हुए कहा, तो फिर इसका अंत करना होगा, वरना ये हवेली हमेशा बलिदान लेती रहेगी। साया हंस पड़ा, अंत तो तभी होगा जब आखिरी चुनाव हो जाएगा, और चुनाव आज की रात ही पूरा होगा। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब साफ था, हवेली से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, या तो हवेली को हराना होगा या फिर हवेली उन्हें निगल जाएगी। मौत का खेल
सागर की मौत के बाद हवेली में सन्नाटा गहरा गया। दीवारों से टपकते खून ने तहखाने को और भयावह बना दिया। अजय, इमरान और राज तीनों अब बुरी तरह टूट चुके थे। लेकिन तभी हवेली की गूंज उठी, एक मर चुका है, लेकिन खेल अब भी अधूरा है। बलिदान पूरा होने तक कोई नहीं जाएगा। मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में बस तीनों की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। राज बुदबुदाया, अब कौन? अगला कौन होगा? काले साए ने जमीन पर अपनी लंबी नाखूनों से निशान बनाए। 3 गोल घेरे बने, हर एक दोस्त के पैरों के नीचे। अचानक वो घेरे खून से भरने लगे। इमरान कांप उठा, ये हम में से किसी एक को निगलने वाला है। घेरों से लपटें उठने लगीं और फिर अजय का घेरा सबसे ज्यादा चमक उठा। अजय जोर से चीखा, नहीं, मैं नहीं मरूंगा। उसने इमरान को धक्का दिया और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा फिर बंद हो गया और हवेली ने कहा, भागने वाला सबसे पहले चुना जाएगा। अजय की चीखें तहखाने में गूंज उठीं। लपटों ने उसे घेर लिया। उसका शरीर जलने लगा, लेकिन आग असली नहीं थी। वो आत्मिक आग थी जो सिर्फ उसकी आत्मा को जला रही थी। कुछ ही पलों में अजय जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर वहीं था, लेकिन आंखें खाली, आत्मा जल चुकी थी। हवेली ने फिर हंसते हुए कहा, अब बचे 2, दोस्ती की दरार। अब सिर्फ राज और इमरान बचे थे। दोनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। राज फुसफुसाया, हम दोनों बच सकते हैं अगर हम एक दूसरे पर शक करना बंद करें। इमरान की आंखों में डर और शक मिला हुआ था। तुझे लगता है हवेली हमें छोड़ देगी? ये खेल तब तक चलेगा जब तक एक ही नहीं बचेगा। राज गुस्से से बोला, नहीं, हम दोनों जिंदा रह सकते हैं। शायद हवेली हमारे डर से पलती है। अगर हम डरना छोड़ दें तो। लेकिन तभी हवेली की गूंज आई, गलत, एक ही बचेगा। 2 आत्माओं के लिए जगह नहीं। इमरान और राज एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब शक गहराने लगा था, दोस्ती टूटने लगी थी। अचानक दीवारों पर पुराने चित्र उभरने लगे। वो चित्र दिखा रहे थे, हर बार हवेली में आने वाले लोग आपस में लड़कर मरते रहे हैं और हमेशा आखिर में एक ही बचता है। राज ने इमरान का हाथ पकड़कर कहा, कसम खा, हम दोनों नहीं लड़ेंगे, चाहे जो हो। इमरान चुप रहा। उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था, धोखा। हवेली ने अब जमीन से धुंध उठाई। धुंध के बीच में सागर और अजय के भूत जैसे रूप खड़े हो गए। दोनों ने एक साथ कहा, तुम दोनों भी बच नहीं सकते, हम तुम्हें खींचकर अपने साथ ले जाएंगे। राज और इमरान ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। राज ने इमरान का हाथ कसकर पकड़ा, लेकिन तभी उसे तेज झटका लगा। उसने आंखें खोलीं। इमरान ने उसे धक्का दिया था। राज जमीन पर गिर पड़ा। इमरान के चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि पागलपन था। मुझे बचना है, अगर एक ही बच सकता है तो वो मैं हूं। तू मर जा, राज। राज हैरान रह गया। तूने मुझे धोखा दिया। इमरान ने हाथ में पड़ा लोहे का सरिया उठाया और राज की तरफ बढ़ा। राज पीछे हटते हुए चीखा, नहीं इमरान, हम दोस्त थे, लेकिन हवेली में दोस्ती की कोई कीमत नहीं थी। सिर्फ बलिदान मायने रखता था। रात गहराती जा रही थी। हवेली की दीवारों पर पड़े धब्बे अब खून जैसे दिख रहे थे। चारों दोस्त, राहुल, इब्राहिम, नेहा और सोनिया, थके हुए, डरे हुए, लेकिन सच जानने के लिए हवेली के बीचों बीच बने उस अंधेरे कमरे में खड़े थे। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, इतनी कि सांसें बाहर निकलते ही धुएं जैसी लग रही थीं। दीवारों से सड़न की गंध आ रही थी, जैसे कोई सड़ा हुआ शव पास ही रखा हो। अचानक दीवार पर टंगी लालटेन अपने आप जल उठी। उसकी लौ कांप रही थी और उस कांपती लौ के साथ दीवार पर उभर आई थी एक परछाई, एक औरत की, जिसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा ढका हुआ और हाथों में लोहे की जंजीरें। नेहा कांपती आवाज में, ये वही औरत है जिसके बारे में गांव वाले कहते थे। सोनिया फुसफुसाते हुए, हवेली की मालकिन
जो 100 साल पहले जिंदा जला दी गई थी। कमरे में अचानक चारों ओर कान फाड़ देने वाली चीख गूंज उठी। वो औरत की चीख थी, इतनी दर्दनाक कि लगता था जैसे उसके साथ हो रहे हर जुल्म की गूंज अब तक इस हवेली में कैद है। चारों दोस्त अपने कान दबाने लगे, लेकिन आवाज और तेज होती चली गई। जैसे जैसे चीख बढ़ी, वैसे वैसे कमरे का फर्श कांपने लगा। और तभी लालटेन की लौ बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उस अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? इब्राहिम साहस जुटाते हुए, हमें सच जानना है, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। धीरे धीरे अंधेरे से उस औरत का चेहरा सामने आया। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं, चेहरा जल चुका था, मांस गल चुका था, सिर्फ हड्डियों पर जली हुई खाल लटक रही थी। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट में बदल गई, मुझे धोखा दिया गया। इस हवेली के लोगों ने मुझे जिंदा जला दिया। मैंने कसम खाई थी, जो भी इस हवेली में आएगा उसे वही दर्द दूंगी जो मैंने सहा। चारों दोस्तों ने देखा कि दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान फैलने लगे। जमीन पर गहरा लाल रंग रिसने लगा और उसी खून से बने शब्द उभरे, बच नहीं पाओगे। अचानक राहुल की चीख निकल गई। उसके पैरों को अदृश्य हाथ पकड़कर खींच रहे थे। वो गिर पड़ा और पूरे कमरे में घसीटने लगा। नेहा और सोनिया उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वो औरत का साया बार बार बीच में आकर उन्हें धकेल रहा था। इब्राहिम ने जोर से चिल्लाया, रुको, अगर तुम्हारे साथ जुल्म हुआ था तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। और तभी सब शांत हो गया। कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। वो औरत खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू खून के थे। उसने धीरे से कहा, क्या सच में मुझे मुक्ति दोगे? इब्राहिम ने कांपते हुए सिर हिलाया। नेहा ने कांपते स्वर में पूछा, कैसे कैसे देंगे तुम्हें मुक्ति? वो औरत दीवार की ओर इशारा करती है। दीवार फट जाती है और अंदर एक छोटा सा कमरा दिखाई देता है। उस कमरे में राख से भरा एक लोहे का बक्सा पड़ा था। ये मेरी अस्थियां जब तक ये हवेली में हैं, मैं कैद हूं, इन्हें गंगा में बहा दो, तभी मुझे शांति मिलेगी। चारों दोस्त धीरे धीरे उस बक्से की ओर बढ़ते हैं। बक्सा उठाते ही पूरा हवेली गूंज उठती है, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। लेकिन वो बक्सा जैसे ही हवेली से बाहर ले जाया जाता है, हवेली की दीवारें खुद ब खुद गिरने लगती हैं, छतें टूटने लगती हैं, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। चारों किसी तरह भागते हैं। सुबह का समय, गंगा किनारे। चारों दोस्त उस बक्से को गंगा में प्रवाहित करते हैं। जैसे ही बक्सा पानी में डूबता है, आसमान अचानक साफ हो जाता है। सदियों से जमा काला धुआं गायब हो जाता है। हवा हल्की हो जाती है और गंगा किनारे खड़ी वही औरत अब मुस्कुराती है। उसके चेहरे से जलन मिट चुकी है। वो सुंदर रूप में शांत स्वर में कहती है, धन्यवाद, तुमने मुझे आजाद कर दिया। और वो रोशनी बनकर आसमान में विलीन हो जाती है। चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देखते हैं। सांसें थमी हुई थीं, दिल अब भी तेज धड़क रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक सुकून था। उन्हें लगा कि उन्होंने किसी की अधूरी कहानी को पूरा किया है। लेकिन जैसे ही वो गांव छोड़ने लगे, सोनिया ने अचानक महसूस किया उसके हाथ पर वही खून से बने निशान उभर आए थे। वो कांप गई। इब्राहिम ने उसकी ओर देखा और कहा, शायद ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हवेली की वापसी। सुबह के कुछ घंटे बीत चुके थे। गंगा किनारे चारों दोस्त, राहुल, इब्राहिम, नेहा और सोनिया थके हुए लेकिन सुरक्षित लग रहे थे। लेकिन जैसे ही वे गांव की ओर बढ़े, हवा में ठंडी खुरदरी आवाज फिर गूंज उठी। नीली धुंध धीरे धीरे उनके चारों ओर फैलने लगी। सोनिया, हक्का बक्का, ये वही हवेली की गूंज है। इब्राहिम ने देखा, गांव के किनारे एक पुराना मंदिर जैसा ढांचा धीरे धीरे धुंध से उभर रहा था। दीवारें टूटी हुई,
खिड़कियां नंगी थीं और खून के लाल निशान अभी भी ताजा दिख रहे थे। नेहा, हमने तो इसे खत्म कर दिया था, ये कैसे वापस आ सकती है? तभी हवेली की दीवारों से धुएं की छोटी छोटी परछाइयां बाहर निकली। हर परछाई उनकी आंखों में देखकर कह रही थी, तुमने जो किया उसका हिसाब अब भी बाकी है। राहुल कांपते हुए, मतलब हवेली ने हमें छोड़ नहीं दिया, ये हमारी आत्मा पर निगाह रख रही है। इब्राहिम, अगर हमने इसे पूरी तरह समाप्त नहीं किया तो ये फिर से हमें फंसा सकती है। हमें जल्दी करना होगा। लाल रोशनी फैलती है, पुराने चित्र उभरते हैं, हवेली की हंसी गूंजती है। खेल शुरू होता है फिर से। हवेली ने अपना नया रूप दिखाया। दीवारें हिल रही थीं, छत से अजीब आवाजें आ रही थीं। चारों दोस्त धीरे धीरे अंदर बढ़ते हैं, सोनिया डरते हुए। क्या हम फिर से यहां फंसेंगे? राहुल, हवेली हमें अब परख रही है, हमें अपने डर पर काबू पाना होगा। अचानक कमरे में खून की लाल धारें बढ़ने लगीं। इब्राहिम और नेहा को महसूस हुआ कि हवेली उनके अंदर छुपे पापों को जान रही है। जो हमने पहले छुपाया अब सामने आएगा। लाल धुंध से अजीब चेहरे उभरते हैं, पुराने बलिदान की आत्माएं। चारों डर के मारे चिल्लाते हैं और फिर एक दरवाजा अचानक खुलता है, एक मार्ग जो हवेली के गहरे तहखाने की ओर जाता है। राहुल, इसी रास्ते में हमारे उत्तर हैं या मौत। तहखाने में प्रवेश करते ही हवा ठंडी और गहरी हो जाती है। दीवारों पर खून से बने निशान बताते हैं कि कई लोग यहां मर चुके हैं। नेहा, हम क्या कर रहे हैं? इब्राहिम, सच जानना है, हवेली का रहस्य, तभी हम बच सकते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, कमरे के बीच में एक पुराना बक्सा दिखाई देता है। बक्से से राख उड़ रही थी। वो वही बक्सा था जिसमें हवेली की अस्थियां रखी गई थीं। सोनिया, अगर ये बक्सा हवेली की शक्ति का स्रोत है तो इसे खत्म करना होगा। बक्सा उठाते ही हवेली की दीवारें कांपने लगीं। लाल धुंध फैल गई और आवाज गूंजी, तुम इसे ले सकते हो, लेकिन तुम सबको अपने डर का सामना करना होगा। चारों दोस्त बक्से के सामने खड़े हैं। इब्राहिम, हम सबको अब अपने पापों और डर का सामना करना होगा, तभी हवेली शांत होगी। नेहा, सोनिया, राहुल सब अपने अपने डर और गलती याद करते हैं। हवेली का साया उनके सामने आता है, अब शांत लेकिन शक्तिशाली। सच का सामना करो या तुम मेरे अगले शिकार बनोगे। धीरे धीरे चारों अपने डर को स्वीकार करते हैं। जैसे ही स्वीकार किया, बक्से से प्रकाश निकला। साया धीरे धीरे गायब होने लगा। आखिरी मुक्ति। चारों दोस्त बाहर निकलते हैं। हवेली का भवन अब धुंध में ढक गया। सोनिया, क्या ये सच में खत्म हो गया? इब्राहिम, शायद, लेकिन हमें पता है हवेली कहीं भी फिर से प्रकट हो सकती है और कोई नया शिकार। राहुल की आंखों पर लाल निशान उभर आते हैं। पिछली घटनाओं की याद। नैरेटर, धीमी आवाज, हवेली कभी खत्म नहीं होती, केवल उसका खेल बदलता है और जो भी इसे चुनौती देगा उसका डर अभी बाकी है। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 कीजिए। अगर इसके 10 कमेंट आते हैं तो जरूर हम इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी ही लाएंगे।